आज हम कृषि की दुनिया में एक ऐसे छोटे से लेकिन बेहद शातिर दुश्मन की पड़ताल करने वाले हैं। इसका नाम है शूट बग और इसका वैज्ञानिक नाम है पेरेग्रिनस मेडिस। जी, पेरेग्रिनस मेडिस। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस कीट के बारे में बहुत साफ और सीधी जानकारी देते हैं। और ये जो विषय है ये सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, हाँ, बल्कि बीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। वहाँ कृषि विज्ञान से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन आज हम इसे किसी किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हमारा मिशन है इस कीट के काम करने के तरीके को समझना। ये एक पौधे पर हमला कैसे करता है, इसके पीछे ये सुराग क्या छोड़ता है, और फिर इससे निपटने के सबसे कारगर तरीके क्या हैं। तो चलिए इस खामोश हमलावर की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले किसी भी जासूसी की तरह हमें घटनास्थल को समझना होगा। जी, मान लीजिए हम एक खेत में खड़े हैं और हमें एक पौधा दिखता है जो बीमार लग रहा है। पहला सुराग क्या होगा? ये कीट पौधे को किस तरह का नुकसान पहुंचाता है? ये एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि इस कीट का हमला मतलब बहुत धीरे धीरे और गुपचुप तरीके से होता है। सबसे पहला और आम लक्षण जो दिखेगा वो ये है कि पौधे बीमार और मुरझाए हुए लगेंगे। अच्छा। उनका विकास रुक जाएगा, वे बौने रह जाएंगे और उनकी पत्तियां वो पीली पड़ने लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पौधे की सारी ऊर्जा, सारी जान खींच ली हो। लेकिन पौधों का बौना और पीला होना तो मतलब ये तो कई वजहों से हो सकता है। सही बात है। हो सकता है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो, या पानी की कमी हो, या कोई और बीमारी लगी हो। ऐसे में कोई कैसे पक्के तौर पर कह सकता है कि ये हमला शूट बग का ही है? इसका कोई खास सिग्नेचर या पहचान चिन्ह है क्या? बिल्कुल। और यहीं पर एक जानकार की नजर काम आती है। आपने सही कहा, शुरुआती लक्षण बहुत आम होते हैं। हाँ। लेकिन इसकी एक खास पहचान है जो इसे दूसरों से अलग करती है। वो है पत्तियों के मुरझाने का तरीका। मुरझाने का तरीका? जी, इस कीट के हमले में पत्तियां हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मुरझाना शुरू करती हैं। अरे, मतलब ऊपर की पत्तियां पहले मुरझाएंगी फिर नीचे की? हाँ, ये एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न है, टॉप डाउन विल्टिंग। अच्छा, तो ये टॉप डाउन विल्टिंग इसका पहला बड़ा सुराग है। जी, और अगर हमला बहुत गंभीर हो जाए तो पौधा अपने जीवन के सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच ही नहीं पाता। मतलब उसमें बाली, जिसे तकनीकी भाषा में पैनिकल कहते हैं, वो बन ही नहीं पाती। ओहो, और बिना बाली के तो फसल का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल, और अंत में अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो पौधा पूरी तरह से मर जाता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। हमारे स्रोत में एक और बड़े अजीब से शब्द का जिक्र है, सूटी मोल्ड। हाँ, सूटी मोल्ड। इसका हिंदी में मतलब हुआ कालिख वाली फफूंद। ये सुनने में ही बड़ा अजीब है। इसका इस कीट से क्या लेना देना है? क्या ये कीट अपने साथ कोई फफूंद लेकर आता है? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह कीट अकेले काम नहीं करता, बल्कि एक और अपराधी के लिए दरवाजा खोल देता है। अच्छा। देखिए, जब ये कीट पौधे का रस चूसता है, जो कि असल में पौधे का भोजन है, तो वह अपने शरीर से एक मीठा चिपचिपा पदार्थ भी निकालता है। इसे हनी ड्यू कहते हैं। हनी ड्यू मतलब शहद जैसी ओस। तो ये पौधे के लिए एक और समस्या है। ये पौधे के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सोचिए, ये कीट पौधे पर बैठकर उसका रस पी रहा है और साथ ही उसके ऊपर एक मीठी चाशनी की परत चढ़ा रहा है। अब होता यह है कि हवा में मौजूद एक काली फफूंद के बीजाणु मतलब स्पोर्स इस मीठी चाशनी पर आकर चिपक जाते हैं और वहीं उगने लगते हैं। अरे वाह! इसी काली फफूंद को सूटी मोल्ड कहा जाता है। मतलब ये कीट सिर्फ एक चोर नहीं है जो पौधे का खाना चुरा रहा है, बल्कि ये एक ऐसा लापरवाह चोर है जो पीछे गंदगी भी छोड़ जाता है। बिल्कुल, जिससे एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये फफूंद पत्तियों पर एक काली परत बना देती है, जैसे किसी ने, यूं समझिए, चिमनी की कालिख पोत दी हो। इस काली परत की वजह से पत्ती तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, और जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना धूप के पौधा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। मतलब अपना भोजन नहीं बना सकता। जी बिल्कुल। तो ये तो दोहरी मार हुई। हाँ, एक तरफ कीट सीधे तौर पर पौधे का रस चूसकर उसे कमजोर कर रहा है, और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से इस फफूंद के जरिए उसके भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही ठप कर रहा है। सही कहा। ये तो पौधे के लिए एक तरह से दम घुटने जैसी स्थिति हो गई। जी हाँ, ये पौधे के लिए एक बहुत ही घातक स्थिति है। और एक और सुराग है।
क्या? जो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसकी पहचान के लिए बहुत जरूरी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पत्तियों की मध्य शिरा, मध्य शिरा मतलब? पत्ती के बीच की जो मोटी नस होती है। जी बिल्कुल वही, वो लाल पड़ जाती है। और इसका क्या कारण है? इसका सीधा संबंध इस कीट के जीवन चक्र से है। मादा शूट बग अपने अंडे देने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढती है और उसके लिए पत्ती के कोमल ऊतक मतलब लीफ टिश्यू सबसे अच्छी जगह है। वह अपनी नुकीली संरचना से पत्ती की मध्यशिरा के अंदर अपने अंडे देती है। अंडे देने की इसी प्रक्रिया में मध्यशिरा घायल हो जाती है और उस जगह का रंग लाल पड़ जाता है। अच्छा। अगर बहुत ज्यादा अंडे दिए गए हों तो वह हिस्सा बाद में सूखकर कमजोर भी हो जाता है। तो अब हमारे पास सुरागों की पूरी लिस्ट है। जी। पौधे का बौनापन, ऊपर से नीचे की ओर मुरझाती पत्तियां, पत्तियों पर कालिक जैसी फफूंद और बीच की नस का लाल होना। इन सब को मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपराधी शूट बग ही है। बिल्कुल। तो अब जब हमने अपराध का तरीका समझ लिया है, तो चलिए अब खुद अपराधी की शक्ल सूरत देखते हैं। ये कीट दिखता कैसा है? क्या इसे खेत में आसानी से पहचाना जा सकता है? देखिए, स्रोत में इसके जीवन की दो मुख्य अवस्थाओं का जिक्र है, अंडा और वयस्क। ठीक है। जैसा कि हमने अभी बात की, इसके अंडे तो वो लगभग अदृश्य होते हैं, वे पत्ती के अंदर छिपे होते हैं। हाँ, आपने बताया था। और मादा कीट उन्हें और सुरक्षित करने के लिए ऊपर से एक सफेद मोमी पदार्थ की परत लगा देती है। तो उन्हें सीधे तौर पर देखना वो लगभग नामुमकिन है। मतलब ये अपनी अगली पीढ़ी को बहुत चालाकी से छुपाता है। जी। तो फिर वयस्क कीट के बारे में बताइए। अगर मैं खेत में घूम रही हूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए? वयस्क कीट को पहचाना जा सकता है, हालांकि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। स्रोत में जो तस्वीरें दी गई हैं उनसे भी अंदाजा लगता है। इसका रंग पीले भूरे से लेकर गहरे भूरे तक हो सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके पंख। पंख? जी, इसके पंख पारभासी होते हैं, ट्रांसलूसेंट, मतलब आप उनके आर पार धुंधला सा देख सकते हैं। अच्छा। ये पंख इसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक आसानी से उड़ने में मदद करते हैं और इसी वजह से ये बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, तो हमने नुकसान के लक्षण और कीट की पहचान दोनों को अच्छी तरह समझ लिया है। जी। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसका प्रबंधन। हाँ। अगर किसी किसान के खेत में यह हमला हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बचाव का तरीका क्या है? देखिए, जब संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाए और फसल को बचाने का दबाव हो तो रासायनिक नियंत्रण सबसे तेज और प्रभावी तरीका माना जाता है और हमारे स्रोत में इसी रासायनिक नियंत्रण का स्पष्ट उल्लेख है। कौन सा रसायन? ये जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वहाँ अक्सर सटीक नाम और मात्रा पूछी जाती है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 50 EC नाम के कीटनाशक का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। डाइमेथोएट 50 EC? जी, और ये एक सिस्टमिक कीटनाशक है। सिस्टमिक? इसका क्या मतलब है? सिस्टमिक का मतलब है कि जब इस कीटनाशक का छिड़काव पौधे पर किया जाता है तो पौधा इसे सोख लेता है। अच्छा। और ये रसायन पौधे के पूरे सिस्टम में, यानी उसकी जड़, तने और पत्तियों में फैल जाता है। हाँ। अब जब शूट बग पौधे का रस चूसता है तो रस के साथ साथ ये जहर भी उसके पेट में चला जाता है और वो मर जाता है। अरे वाह! ये उन कीटों के लिए बहुत कारगर है जो पौधे के अंदरूनी हिस्सों से भोजन लेते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। तो दुश्मन को सीधे मारने के बजाय उसके भोजन में ही जहर मिला दिया जाता है। बिल्कुल। और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? क्या अंदाजे से छिड़काव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही मात्रा का उपयोग करना बेहद जरूरी है, न सिर्फ असर के लिए बल्कि मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी। हाँ, ये भी सही है। इसकी अनुशंसित मात्रा है 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर? जी, 1000 ml। यह आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। कीटनाशक का नाम डाइमेथोएट 50 EC और मात्रा 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर। ये बहुत ही कारगर हथियार लगता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या हर समस्या का जवाब एक शक्तिशाली रसायन ही है? क्या सिर्फ एक ही हथियार पर निर्भर रहना सही रणनीति है? मतलब क्या होता है जब दुश्मन यानी ये कीट इस रसायन का आदी हो जाए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरदर्शी सवाल है और ये हमें खेती के एक बहुत बड़े और आधुनिक सिद्धांत की ओर ले जाता है। हमारे स्रोत ने हमें एक तात्कालिक समाधान तो दे दिया, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक रसायन पर निर्भर रहना वो एक लंबी दौड़ की रणनीति नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप हर छोटी मोटी बीमारी के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक लेने लगें
तो कुछ समय बाद आपका शरीर उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा। सही बात है। वही हाल यहाँ भी है। तो फिर स्मार्ट तरीका क्या है? स्मार्ट तरीका है एकीकृत कीट प्रबंधन। एकीकृत कीट प्रबंधन। जी, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम कहते हैं। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक पूरी सोच है। आईपीएम कहता है कि हमारा लक्ष्य कीटों को पूरी तरह से खत्म करना नहीं, अच्छा, बल्कि उनकी आबादी को एक ऐसे स्तर से नीचे रखना है जहां वे आर्थिक रूप से नुकसान न पहुंचा सकें। और ये होता कैसे है? इसमें रसायन के अलावा और क्या क्या शामिल है? इसमें कई चीजें शामिल हैं। सबसे पहले आता है जैविक नियंत्रण, यानी प्रकृति को ही अपना काम करने देना। मतलब? ऐसे बहुत से मित्र कीट होते हैं जो शूट बग जैसे शत्रु कीटों को खाते हैं। हम उनके लिए अच्छा माहौल बना सकते हैं। अच्छा। फिर आती हैं कृषि पद्धतियां, जैसे फसल चक्र अपनाना, यानी एक ही खेत में हर साल एक ही फसल न उगाना, या फिर ऐसी किस्मों का चुनाव करना जिनमें इस कीट से लड़ने की थोड़ी ज्यादा क्षमता हो। रसायनों का इस्तेमाल इस पूरी रणनीति का आखिरी हिस्सा है, जब बाकी सारे तरीके नाकाम हो रहे हों। और तब भी? हाँ, और तब भी हमें सबसे कम हानिकारक और सबसे लक्षित रसायन का चुनाव करना चाहिए। तो ये एक तरह से मार्शल आर्ट्स जैसा है, जहां आप सिर्फ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि संतुलन, रणनीति और अपने दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही उपमा है। आईपीएम खेती करने का एक ज्यादा टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद तरीका है। चलिए, ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि सभी जरूरी बातें एक बार फिर से ताजा हो जाएं। जी बिल्कुल। हमने बात की शूट बग यानी पैरोगिनस मेडिस की। इसके हमले के मुख्य सुराग है पौधों का बौना और पीला पड़ना, हाँ। पत्तियों का खास तौर पर ऊपर से नीचे की ओर मुरझाना, कीट द्वारा छोड़े गए चिपचिपे पदार्थ, हनीजीव पर उगने वाली काली फफूंद, सूटी मोल्ड, और अंडे देने की वजह से पत्ती के बीच की नस का लाल हो जाना। एकदम सही। इसकी पहचान की बात करें तो इसके अंडे पत्ती के अंदर छिपे होते हैं और सफेद मोम से ढके होते हैं, जबकि वयस्क कीट भूरे रंग का होता है। और इसकी खास पहचान है इसके पारभासी या ट्रांसल्यूसेंट पंख। जी। और सबसे जरूरी, इसका प्रबंधन तात्कालिक रासायनिक नियंत्रण के लिए डायमेथोएट 50 EC, डायमेथोएट 50 EC नामक कीटनाशक का 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। ये जानकारी परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, और हमने ये भी समझा कि रासायनिक समाधान समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। एक बड़ी और बेहतर तस्वीर एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम की है, जो हमें सिर्फ एक कीट से लड़ना नहीं बल्कि एक पूरी कृषि प्रणाली को स्वस्थ और संतुलित बनाना सिखाती है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। आज हमने एक कीट और एक रसायन के बारे में बात की, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लड़ाई का छोटा सा हिस्सा है। ये लड़ाई है हमारी खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के संतुलन के बीच। क्या हम ऐसे तरीके खोज सकते हैं जिससे हम अपनी फसलें भी बचा लें और अपनी धरती को भी? एकीकृत कीट प्रबंधन जैसे सिद्धांत इसी सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। ये सिर्फ कृषि का भविष्य नहीं है, बल्कि हमारे अपने भविष्य का भी सवाल है।